जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 20 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 30 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 20 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर हम यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। तो मेरे भाई 12 से 30 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 12 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 12 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24 है। और 24 से 30 बनाने के लिए इस 24 के अंदर क्या किया गया है, +6 करके यहाँ पर लिखा गया है 30। यानी कि 24 और 6 मिलकर बन जाएगा 30। और ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 20 के अंदर और इस 20 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 20 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 20 दूना के 40। और जिस प्रकार से 24 के अंदर +6 किया गया है, उसी प्रकार से 40 में भी क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो 40 और 6 मिलकर बन जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि संख्या 46 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 46 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 11, 11 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 16, 16 के बाद में दिया गया है 20 और 20 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है सीरीज में 11, 11 से कितना बन रहा है 13, 11 से 13 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 11 में क्या कर दें, +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 16, 13 से 16 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 13 में क्या कर दें, +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। इसी प्रकार से आगे देखिए 16 से कितना बन रहा है 20, 16 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 20 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4। यानी कि यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि +2, +3, +4। तो +4 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा +5। यानी कि हम 20 के अंदर +5 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 के अंदर हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे तो 20 और 5 मिलकर बन जाएगा 25 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी
25 है। अब हमें देखना है कि संख्या 25 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 25 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इसी के साथ में देखिए कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को यदि आप सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 14वें और नीचे से 55वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यदि आपने पहले भी ऐसी क्लासें देखी हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप देखते ही सोल्व कर लेंगे। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है मेरे भाई। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने को निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि अमित अपनी कक्षा में ऊपर से किस स्थान पर है 14वें स्थान पर है। यानी कि अमित अपनी कक्षा में ऊपर से किस स्थान पर है 14वें स्थान पर है। इसी प्रकार से आगे बोला गया है और नीचे से 55वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 55वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। यानी कि एल का मतलब लेफ्ट यानी कि हो जाएगा बायां, आर का मतलब राइट यानी कि हो जाएगा दायां। आर और एल की वैल्यू आपके सामने दी गई है तो टी आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे ध्यान से देखिए टी अपने को निकालना है यानी कि टोटल निकालना है। एल की वैल्यू कितनी दी गई है 14। तो यहाँ पर देखिए एल के स्थान पर रखेंगे 14, फिर क्या है प्लस उसके बाद में क्या है आर की वैल्यू दी गई है कितनी 55 है। तो आर के स्थान पर कितना रखेंगे 55 रखेंगे। इसके बाद में आगे दिया गया है माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए टी बराबर है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 14 और 55 मिलकर बन जाएगा कितना 69 है। उसके बाद में क्या है माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखिए 69 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 68 है। यानी कि अमित की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 68 है। अब हमें देखना है कि 68 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो वहाँ सर 68 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना रीजनिंग के हर एक टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है
और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो समीकरण का मान क्या आएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए समीकरण में सबसे पहले दिया गया है 6, ठीक है। उसके बाद में है डी का अर्थ क्या है, तो बोला गया है, यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि डी का अर्थ है माइनस है, तो डी के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। उसके आगे दिया गया है 18 के बाद में दिया गया है ए का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए ए के स्थान पर भाग रखेंगे। उसके आगे क्या दिया गया है, 9 के बाद में दिया गया है सी का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए सी का अर्थ है जोड़ यानी कि प्लस, तो सी के स्थान पर प्लस रखेंगे। इसी प्रकार से आगे क्या है 3, फिर क्या है बी का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए बोला गया है बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर रखेंगे गुणा। फिर दिया गया है 4। और इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 का भाग देंगे 18 में, तो ये चला जाएगा 9 दूना के 18, ठीक है। इसके बाद में भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4 तिये 12। उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ पर अच्छा है बीच में माइनस है। अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 12 है और प्लस का 6 है, तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। और यहाँ पर माइनस का बच रहा है 2, तो 18 में से क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। तो 18 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 16 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों को चुने। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथनों को पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम तैयार करेंगे और उस डायग्राम को देखकर हमें क्या करना है, निष्कर्ष के अंदर पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कथन के अंदर बोला गया है कि कुछ प्लास्टिक धातुएं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आरेख तो है किसके लिए, प्लास्टिक का, तो यहाँ पर हम इसको पी से दर्शा देंगे यानी कि पी से हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ प्लास्टिक धातुएं, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ प्लास्टिक क्या है, धातुएं, तो धातु को हम डी से लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो गया कुछ प्लास्टिक क्या है, धातुएं। अब इसी प्रकार से दूसरे कथन के अंदर बोल रहा है कि सभी कांच धातुएं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कांच का आरेख, इसको सी से लिख देते हैं, सी से कांच, ठीक है। यानी कि सभी कांच क्या है, धातुएं। अब निष्कर्ष के अंदर पूछे गए प्रश्नों का आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष के अंदर, पहले निष्कर्ष के अंदर हमें पूछा गया है कि कुछ प्लास्टिक कांच हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक है और ये कांच है, क्या इन दोनों का कुछ हिस्सा आपस में टच है, तो नहीं सर, कुछ प्लास्टिक कांच नहीं है, यानी कि ये पहला निष्कर्ष तो क्या है, गलत है। इसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरे निष्कर्ष में बोल रहा है सभी धातु कांच हैं, यानी कि मेरे भाई यानी कि ये तो क्या है, धातु है और ये वाला क्या है, कांच है, तो क्या सभी धातु कांच हैं, नहीं सर, सभी धातु कांच नहीं है, लेकिन सभी कांच क्या है, धातु हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी धातु कांच क्या है, नहीं है,
यहाँ पर दूसरे निष्कर्ष के अंदर बोला गया है कि सभी धातु कांच हैं, तो नहीं सर, सभी धातु कांच नहीं है। सभी कांच धातु हैं लेकिन सभी धातु कांच नहीं है, यानी कि यहाँ पर दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर बोला गया है, तो ये बोला गया है ऑप्शन बी के अंदर है, यानी कि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विमुद्रीकरण भारत में अंतिम बार कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2016 में और ऑप्शन डी है 2017 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत में विमुद्रीकरण हुआ था अंतिम बार कब, 2016 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विमुद्रीकरण सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था वर्ष 1946 में, ठीक है, कहाँ पर, भारत के अंदर है। और अंतिम बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सवाई माधो सिंह ने, ऑप्शन बी है सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन सी है सवाई मान सिंह ने और ऑप्शन डी है सवाई जय सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था, जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। तो 10वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और आप सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यूपी के किस जिले में है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी रानी टाइगर यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में जिसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह यूपी के चित्रकूट जिले में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, करोन निम्नलिखित देशों में से किसकी आधिकारिक मुद्रा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई इस प्रश्न पर स्टार आप जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि याद रखना आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर राजधानी और मुद्रा टॉपिक से हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि क्रोन किस देश की मुद्रा है। तो मेरे भाई याद रखना जो क्रोन है ये डेनमार्क देश की क्या है, मुद्रा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डेनमार्क देश है इसकी आधिकारिक मुद्रा है क्रोन। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर आग लगने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो पोटेशियम धातु है इसको खुले में रखने पर आग लगने की संभावना है। तो मेरे भाई याद रखना इसको आमतौर पर क्या किया जाता है, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दोनों है, तो आप इस पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इसरो या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, इसरो या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।